क्वालिफाइंग एसेट के लिए वो इंटरनेट का इशू आ गया था थोड़ा सा। सोर्स ऑफ फाइनेंस में एक इक्विटी फंड, इक्विटी फंड के अंदर क्योंकि ये अपना बिजनेस का पैसा होता है, इस पर बोरिंग कॉस्ट आती ही नहीं है, तो इसकी बोरिंग कॉस्ट हम ऐड भी नहीं करते। इसमें सिर्फ एसेट की कॉस्ट अगर फाइंड करनी हो तो इसमें से जितना पैसा इनकर्ड होगा वो अमाउंट हम लिख देंगे कॉस्ट इनकर्ड के नाम से, ठीक है। दूसरा होता है लोन, जो कि हमारी मेन बोरविंग होती है। लोन की डिफरेंट टाइप होती हैं, एक तो बोरविंग लोन के नाम से ही लिखी आ सकती है, दूसरा डिबेंचर के नाम से हो सकता है, ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होती है। उसके बाद लोन नोट का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद TCF टर्म TFC टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। उसके बाद रनिंग फाइनेंस भी हो सकता है। TFC मतलब टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। बॉन्ड्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, रनिंग फाइनेंस, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट शेयर्स, उसके बाद रनिंग फाइनेंस, एग्जिस्टिंग फाइनेंस। ये डिफरेंट नाम इस्तेमाल हो सकते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर साइलेंट होता है कि ये जो फाइनेंसिंग है ये स्पेसिफिक बोरोइंग है या जनरल बोरोइंग। तो एक बात याद रखें, बैंक ओवरड्राफ्ट, रनिंग फाइनेंस और एग्जिस्टिंग फाइनेंस ये हमेशा जनरल बोरोइंग होगी, हमेशा। बाकी में से अगर वो सवाल के अंदर स्पेसिफिकली ना बताए, अगर वो स्पेसिफिकली बता दे तब तो कंफर्म हो गया ना कि जर्नल है या स्पेसिफिक है। अगर वो स्पेसिफिकली ना बताए तो हम खुद अज्यूम भी कर सकते हैं। एक तो है ना कि उसने बता दिया तो फिर तो ठीक है, नहीं बताया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी अजम्पशन लेकर कि इसको जनरल बोरोइंग भी अज्यूम कर सकते हैं और स्पेसिफिक बोरोइंग भी अज्यूम कर सकते हैं। गॉट इट? आज बस ये दो चार बातें हैं जो गौर से सुनने वाली है। अगली इंपॉर्टेंट बात, फिर हम बेस्ट अजम्पशन क्या होगी? अगर जिस साल कंस्ट्रक्शन शुरू हो, अगर लोन भी उसी साल लिया जाए, इसमें से कोई भी जिस साल कंस्ट्रक्शन शुरू हो उसी साल लोन लिया जाए तो ज्यादा बेस्ट अजम्पशन होगी स्पेसिफिक बोरोइंग। ये तब होता है जब क्लियर कट ना बताया हो कि ये स्पेसिफिक बोरोइंग है या जनरल बोरोइंग है, तो फिर हमने
जो मैंने पहले एरो बनाए हैं, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, रनिंग फाइनेंस, एग्जिस्टिंग फाइनेंस, ये हमेशा जनरल बोरोइंग होंगी, हमेशा। बाकियों के बारे में अगर वो सवाल के अंदर स्पेसिफिकली ना बताए तो हम अजम्पशन लेंगे। फिर अजम्पशन कौन सी बेस्ट होगी कि अगर जिस साल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसी साल ही लोन लिया है तो स्पेसिफिक अज्यूम कर लेंगे, अगर ऑलरेडी लोन लिया हुआ है तो जनरल बोरोइंग अज्यूम कर लेंगे। डन होगी बात। तो ये एक छोटी सी बात थी जो स्टूडेंट्स को परेशान कर रही थी। अब हम कुछ जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे वो हम करते हैं, और उसके बाद अब सर ये राइट शेयर इक्विटी का पार्ट नहीं होंगे? राइट शेयर पार्ट ऑफ इक्विटी जरूर होते हैं, लेकिन वो पैसे जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए खर्च तो कर सकते हैं ना, यानी वो एक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। जो इक्विटी जो शेयर्स हैं वो एक टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है, पैसा जो हमारे पास आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी वो टेस्ट वाला क्वेश्चन करवा दें जो आपने टेस्ट में दिया था ना क्वेश्चन एक। किस चीज का? सर ये बोरोइंग कॉस्ट का जब टेस्ट हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। नुमान भाई वो करवा दिया हुआ सवाल। अच्छा सर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स और राइट शेयर्स हैं, तो ये इनको तो हम इक्विटी कंसीडर करेंगे ना, इनको तो जनरल बोरिंग कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे बताए या ना बताए। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने राइट शेयर इशू तो किए हैं, सॉरी प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी तो होते हैं ना, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो पार्ट ऑफ इक्विटी होते ही नहीं है, वो तो होता है पार्ट ऑफ लोन, नॉन करंट लायबिलिटी है, वो भी तो एक टाइप ऑफ लोन बन जाता है ना। चलें जनाब, अब तो हमने बात ही क्लियर कर दी कि अगर साइलेंट होगा तो अजम्पशन लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाओ जनाब, 1 जनवरी 2012 MEL started construction of its new factory. The construction work was completed on 30th November 2012. The payment made to the contractor as follows. हाँ जी जनाब, 1 जनवरी 2012 को 100 मिलियन, 1 अप्रैल 2012 को 310 मिलियन और 15 दिसंबर को 90 मिलियन। The construction work was financed through redeemable preference shares। अब देखें जरा डेट, उसने सवाल के अंदर क्लियर नहीं बताया, लेकिन जिस साल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है ना उसी साल के अंदर 12% के ऊपर आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो आप इसको स्पेसिफिक बोरोइंग कह सकते हो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल के अंदर ना बताया। फिर दूसरी जो बोरोइंग है वो भी उसी साल में है, 12% पैसे जो TFC हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ये भी एक जैसे डिबेंचर होते हैं, एक सर्टिफिकेट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर लोन रेज होता है। फिर 1 जुलाई 2012 को आपने राइट शेयर इशू किए। ये राइट शेयर जो होते हैं ये पार्ट ऑफ इक्विटी है, इसकी बोरोइंग कॉस्ट नहीं आएगी। माजरत, शायद हमने यहां पर राइट शेयर्स को यहां पे लिख दिया, राइट शेयर्स वो इक्विटी का पार्ट होते हैं, राइट शेयर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं, राइट शेयर्स लोन में नहीं आएंगे, राइट शेयर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं, और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी इक्विटी का पार्ट होते हैं। ओके होगी बात। चले जनाब नेक्स्ट,
नेक्स्ट है जनाब कि उसने कहा है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल, द प्रेफरेंस शेयर्स वुड बी रिडीम्ड on 31st December 2016. Surplus fund were invested in a saving scheme 9% per annum. ये इसकी इस दफा यानी जो वर्किंग होगी वो इंटरेस्टिंग है. Due to delay in supply of construction material, the construction work was suspended 1st June to 30th June. एक महीना काम सस्पेंड भी रहा. लो जनाब काम कंप्लीट हो रहा है 30th नवंबर. अब ये सारी की सारी बोरोइंग अगर हम स्पेसिफिक अज्यूम कर लेंगे तो हमारा सवाल जल्दी भी हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा, क्योंकि जब स्पेसिफिक बोरोइंग को हम कंसीडर करते हैं ना तो पेमेंट की तरफ नहीं देखते, फिर हम सिंपल पूरे के पूरी बोरोइंग कॉस्ट ले लेते हैं सिवाय एक महीने के जो सस्पेंशन है. ठीक है, तो इसमें हम सवाल करने लगे हैं. हाँ जी जनाब, आओ जरा. MEL स्पेसिफिक बोरोइंग है सारी, तो हम लिख देते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट. स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट कितनी है जनाब? पहले हम हेडिंग दे लें. आज ये नोट बार बार नॉट रिस्पॉन्डिंग में जा रही है. थोड़ा सा वेट कर लें बस 5-10 सेकंड के लिए. हाँ जी, तब तक आप लोग इसको स्पेसिफिक बोरोइंग से इसकी वर्किंग कंप्लीट कर लें. चलें जी, MEL के लिए स्पेसिफिक बोरोइंग है. सवाल के अंदर उसने हमसे जो पूछा है कैलकुलेट दी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, इसका मतलब है एसेट की कॉस्ट उसने नहीं पूछी. सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट आई कितनी. स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट का मतलब जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है. जी जनाब, सबसे पहले लोन आपने पहला लोन लिया 1 जनवरी 2012 को, 1/1/2012 को. कितना लोन लिया जनाब? 150 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय. जी जनाब, कितने टाइम के लिए? 1 जनवरी से लेकर 30 नवंबर, कितना टाइम बनता है? जी 10 मंथ. दूसरा लोन है जनाब 1 अप्रैल 2012, 1/4/2012, और वो अमाउंट कितनी है? 300 मिलियन 14% के हिसाब से. मल्टीप्लाइड बाय इसका टाइम टोटल कितना बनता है? 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक, और उसमें सस्पेंशन पीरियड जून वाला निकाल दो. कितना टाइम बन गया टोटल? 7 मंथ. लो जनाब अमाउंट बता दो कितनी आ गई. पहले 150 पहले की 50 जी 150 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 10/12. सर पहले की 15
पहले की 15, दूसरे की 25.32, 25.32 टोटल करके बता दें। 40.32 सर। 40.32 40.32 राइट शेयर्स का हम डिविडेंड नहीं लेते, क्योंकि उसका हमें डिविडेंड देना पड़ता है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, और जिसका डिविडेंड देना पड़ता है वो बोरिंग कॉस्ट नहीं कहलाती। अच्छा, ये दोबारा दूसरा कंफर्म करें, 300 मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 25.32। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये 24.5 आ रहा है। 24.5 आ रहा है सर। 24.5 तो ये आ जाएगा 39.5। यस सर। 39.5 अब लेस कर देंगे इसमें, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। इस पूरे सवाल के अंदर यही एक इंटरेस्टिंग बात है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। डन होगी बात। अब आ जाओ जनाब, उसकी वर्किंग आपको करनी आती है। वर्किंग नंबर 2, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। अब्दुल रहमान ने कहा है कि सर राइट शेयर्स का क्या करेंगे। अब्दुल रहमान भाई, राइट शेयर्स का इंटरेस्ट होता ही नहीं है, वो तो शेयर्स है ना, और उसके डिविडेंड होता है, ठीक है, और वो इक्विटी फंड के तौर पे होता है, और इक्विटी फंड का आपको पता है इंटरेस्ट नहीं आता होता। ओके होगी बात। चले जनाब, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम में सबसे पहले हम डेट देखते हैं, लोन देखते हैं रिमेनिंग, मल्टीप्लाइड बाय रेट और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जी जनाब, आपके पास डेट ऑफ पेमेंट बताई हुई है, लोन की डेट बताई हुई है, और जो सरप्लस फंड है वो हम 9% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1112 को हमने लोन लिया 150 मिलियन का, और इस डेट को 100 मिलियन पे भी कर दिया। 1112 को 150 का लोन लिया, जिसमें से 100 मिलियन पे कर दिया। 50 मिलियन को इन्वेस्ट कर देंगे 9% के हिसाब से, और अगली पेमेंट तक। अगली पेमेंट कितनी आ रही है? अगली पेमेंट आ रही है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल तक, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3/12। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। 1.125 1.125। अब अगली पेमेंट 1 अप्रैल 2012 को है। मैं यहां पर एक काम करना है, देखते हैं कितने लोगों को पता चलता है। मेरा रिमेनिंग लोन पड़ा था 50, मैंने इसमें 300 प्लस करके माइनस कर दिया 310। किसी को पता चला या नहीं? मेरे पास रिमेनिंग लोन पड़ा था, ऐड कर दिया जो दूसरा लोन था टीएफ। ऐड क्यों किया? क्योंकि एक और स्पेसिफिक लोन टीएफसी आ गया था उस डेट को। तो 50 मिलियन ऑलरेडी पड़ा था, 300 भी मैंने स्पेसिफिक लोन कंसीडर कर लिया, और उसमें से 310 माइनस कर दिया, तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच जाएगी? 40 मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय अगली पेमेंट तक का टाइम। सर अगर ये टीएफ अगले महीने आता तो पहले हम क्या करते, 1 महीने का इंटरेस्ट ले लेते, फिर अगले महीने ये ऐड कर देते, फिर आगे ऑनवर्ड चलते उस पर।
हाँ जी जनाब, अगली पेमेंट आ रही है दिसंबर के अंदर, लेकिन हमारा एसेट कंप्लीट हो जाएगा 30 नवंबर के अंदर। डन। लेकिन उसके बाद भी एक लोन रिसीव हुआ है 1 जुलाई को भी। 1 जुलाई वाला 50 मिलियन क्या मैं ऐड करूंगा या नहीं? नो सर, नहीं ऐड करेंगे। क्योंकि सर वो इक्विटी नहीं सर, और इक्विटी फंड का ना इंटरेस्ट आता है ना उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम आती है। तो जनाब बस इतना ही बता दें, ये आ जाएगा हमारे पास 2.1 मिलियन। प्लस कर ले जनाब 3.225। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 3.225 जी। सर आपने कहा था जो इक्विटी फंड होता है, हम अगर वो अवेलेबल तो फिर हम उससे क्या नाम है पेमेंट पहले कर देते हैं उससे स्पेसिफिक बोर्डिंग से। हाँ जी बिल्कुल सही कहा। सर ये तो फिर जुलाई में हमारे पास इक्विटी फंड आ गया, फिर अब जो अगली पेमेंट होगी वो क्या नाम है उसका इक्विटी फंड से नहीं करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अगली पेमेंट तो नवंबर के बाद आ रही है। यस सर। अगली पेमेंट तो एसेट के कंप्लीट होने के भी बाद आ रही है। अगर उससे पहले पेमेंट आती तो जरूर आपकी बात को मैं कहता कि ठीक है आप सही कह रहे हो, इक्विटी फंड से करेंगे, लेकिन पेमेंट कर ही नवंबर के बाद रहे हैं। तो नवंबर के बाद की पेमेंट का तो वैसे ही कोई चक्कर नहीं है इसमें बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने में। तो मेरे भाई ये सवाल जी। सर मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो काइंडली ये TCF रिडीमेबल वगैरह को हमने स्पेसिफिक क्यों लिया, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये मैंने ये बता दिया था, ये एक टेबल बनाया था छोटा सा, ये कि अगर हमें लोन गिवन हो, डिबेंचर गिवन हो, लोन नोट गिवन हो, TFC गिवन हो, तो जिनको मैंने ये सर्कल किया है ये कंफर्म जर्नल होंगे। बाकियों को अगर क्लियर ना बताया हो तो अजम्पशन ले लेंगे। फिर बेस्ट अजम्पशन कैसे पता चलेगा? अगर लोन भी उसी साल लिया जाए जिस साल कंस्ट्रक्शन हो तो हम अज्यूम करेंगे कि ये स्पेसिफिक है, और अगर लोन पहले का पड़ा हुआ हो, कंस्ट्रक्शन बाद में शुरू हो, तो फिर ये अज्यूम करेंगे कि ये जर्नल है। लेकिन ये फिर भी अजम्पशन होगी अगर क्लियर ना बताया हो तो आप इनको जर्नल भी स्पेसिफाई यानी अज्यूम कर सकते थे। तो क्योंकि हमारी स्पेसिफिक बोरोइंग में थोड़ी सी वर्किंग कम हो जाती है, इसलिए हमने इसको जर्नल स्पेसिफिक अज्यूम किया। डन। अज्यूम करते हुए हम लिख दिया करें नीचे अलग। हाँ लिख सकते हो, नीचे नोट देकर आप लिख देना। अगला सवाल इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ये स्पेसिफिक वर्किंग भी करेगा। ये क्या कह रहे हो? सर स्पेसिफिक वर्किंग दिखाइएगा, स्पेसिफिक जो वर्किंग की आपने। एहसन भाई आप क्लास के दौरान किधर चले जाते हो? ये वर्किंग है स्पेसिफिक बोरिंग। ये ठीक सर है ये सर। टाइम 57/12 रिपीट कर दें। ये वाला टाइम 7/12 ये है यानी 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक, क्योंकि 30 नवंबर को एसेट कंप्लीट हो गया था ना। ठीक है चलें जी, अगले सवाल पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7। ये वैसे इसके इतने कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, लेकिन वो वर्किंग अच्छी है, इसमें कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं। सवाल ये है कि कंप्यूट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, और बोरोइंग कॉस्ट हमने नंबर ऑफ मंथ के ऊपर कैलकुलेट करनी। सस्पेंशन पीरियड है मार्च का महीना। डन। 30 जून 2013 हमारा ईयर एंड है। 30 जून 2013। उसके बाद
कह रहा है कि जनाब 30th जो पेमेंट्स का स्केड्यूल उसने बता दिया हमें, एक बता दिया उसने पेमेंट की है अप्रैल 2012 में, फिर एक पेमेंट किया 31 जुलाई 2012 में, फिर 31 जनवरी, और फिर कहता है कि आपने जो लोन लिया है ना पहला, वो लिया है 1 अप्रैल 2012 को, फिर 1 सितंबर 2012 को, फिर 1 जनवरी 2013 को, फिर 1 अप्रैल 2013। ये लोन नहीं है, ये जो पैसे होते हैं ना कस्टमर से आते हैं या उनसे इंस्टॉलमेंट हमें आती है, ये मोस्टली कंस्ट्रक्शन के केसेस में ऐसा होता है, तो वो भी एक तरह का इक्विटी फंड के तौर पर होता है, क्योंकि उस पर भी हम इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो 12% लोन है, वो कहता है जी रीपेबल है ऑन 31 मई दिसंबर 2013 को, और आपके पास 100 मिलियन का ये देखें रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी बताई हुई है, तो ये है ही रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। क्या होती है? जनरल बोरिंग। कहता है कि जनाब CHL is developing a housing scheme. The construction work is being carried out by Smart Engineering. An agreement in this respect were signed on 1 July 2012. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एग्रीमेंट हुआ 1 जुलाई 2012 और सवाल के अंदर उसने हमसे 30 जून 2013 के बारे में पूछा है। हमने सिर्फ 2013 की बातें बतानी है, बस 2013 से पहले इंफॉर्मेशन भी इग्नोर करनी है और 2013 के बाद की इंफॉर्मेशन भी इग्नोर करनी है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें आएगी वो बड़े ध्यान से लेनी है। कहता है टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्रीड एट 250 मिलियन एंड द प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2014। हमने 2013 तक काम करना है बस। 1 अप्रैल 2012 को पहले से ही रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी पड़ी है 100 मिलियन की। द रिसीट एंड पेमेंट फ्रॉम द अबव अकाउंट अप टू द 30 जून 2013 आर एज फॉलो। जी जनाब, कहता है 1 अप्रैल 2012 को 12% लोन लिया जो कि रीपेएबल है 31 दिसंबर 2013 को 30 मिलियन का स्पेसिफिक बोरोइंग है। 1 सितंबर 2012 को कस्टमर से पैसे रिसीव हुए 25 मिलियन, 1 जनवरी 2013 को 15 मिलियन और 1 अप्रैल 2013 को 18 मिलियन। इसमें से जो पेमेंट की है 30 अप्रैल 2012 को 25 मिलियन की, 31 जुलाई 2012 को 5 मिलियन की, फिर 31 जनवरी 2013 को 40 मिलियन और 31 मई 2013 को 48 मिलियन। सरप्लस फंड इन्वेस्ट किया है 8% के हिसाब से ड्यू टू रेज, वो मार्च का महीना में पहले ही पता है। लो जनाब, काम हमने शुरू करना है 1 जुलाई से। बोरोइंग सर जी सर ये जो 1 अप्रैल वाला लोन है 12% वाला जी, सर इसको हमने स्पेसिफिक क्यों लिया? इसको तो जनरल लेना चाहिए ना, हमारी कंस्ट्रक्शन से पहले हमारे पास मौजूद था, तो क्लियरली बताया भी नहीं है कि ये कौन सा है। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है? सर ये 1 जुलाई से यानी कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है ना। बिल्कुल आप अजम्पशन ले सकते हो, जिसके बारे में देखें राहिल भाई, जो सबसे अच्छी अजम्पशन होती है ना वो ये होती है कि हमें जहां पर कम से कम वर्किंग करनी पड़े। उसने यहां पर हमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर बता दिया है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी 100 मिलियन कैरिंग मार्कअप 14% फ्रॉम ऑब्टेन अ लोकल बैंक, और उसने बताया कि नीचे कि 1 अप्रैल 2012 को 12% लोन रीपेएबल है जो 30 मिलियन का। अगर हम दोनों को जनरल बोरिंग लेते हैं, ले सकते हैं, फिर हमने इसका हमें रेट फाइंड करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन रेट। अगर हम जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है उसको जनरल समझ लें तो वो एक लोन होगा, और समझना क्या है, वो तो क्लियर कट बताया हुआ है और इसके साथ कुछ नहीं बताया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा बेहतर अजम्पशन कौन सी हुई
कि इसको हम स्पेसिफिक डील कर। ओके होगी बात? चले जनाब, ओके सर, थैंक यू सो मच। अगर आप इसको जर्नल अज्यूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्योंकि क्लियर नहीं बताया हुआ तो आप इसको फिर आप रेट भी फाइंड करो, इसका रेट फाइंड करके फिर उस तरह से जिस तरह हम पेमेंट लेते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं और भी बताता हूँ, वो ये है कि जनाब ये देखें, यहां पर उसने आपको सरप्लस फंड बताया हुआ है। तो सरप्लस फंड आपको पता है कि जो सरप्लस फंड हमारे पास आएगा उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट इनकम आएगी हमारे पास, वो तो स्पेसिफिक बोरोइंग से ही आती है ना, जनरल बोरोइंग तो आती नहीं है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि इसको हम स्पेसिफिक बोरोइंग समझें। चले जनाब, सवाल करते हैं, स्पेसिफिक बोरोइंग का जो हमने इंटरेस्ट लेना है पूरे साल का लेना है, वजह साल से पहले अवेलेबल था और जो पेमेंट की है वो भी लेट की है, एक बात। दूसरी बात, जनरल बोरिंग को तो पेमेंट के हिसाब से देखेंगे, तो पहले तो हम स्पेसिफिक बोरोइंग को देख लेते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग का इंटरेस्ट ले लेते हैं, वो तो सीधा सीधा ही है। स्पेसिफिक बोरोइंग है जनाब 30 मिलियन की, मल्टीप्लाइड बाय 12% रेट है, मल्टीप्लाइड बाय 11/12। 11/12 इसलिए किया क्योंकि एक महीना सस्पेंशन पीरियड का है, और बाकी हम पूरा साल ले लेंगे क्योंकि पेमेंट 30 जून के बाद हो रही है। हाँ जी जनाब, 3300 या आप इसको लिख सकते हो 3.3 मिलियन। जी जनाब, 3.3। उसके बाद इसमें से 25 मिलियन कहते हैं जी पे कर दिया है। 25 मिलियन हाँ जी पे तो किया है, लेकिन ये तो हम इंटरेस्ट फाइंड करें, इन्वेस्टमेंट इनकम तो नहीं फाइंड कर रहे। जब हम इन्वेस्टमेंट इनकम फाइंड करेंगे तब पेमेंट वाला चक्कर आएगा। ये तो अभी हमने इंटरेस्ट तो पे करना है जब तक लोन ना पे करें, ये तो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को हो रही है ना। ठीक है, तो जब हम इंटरेस्ट लेंगे वो तो पूरी 30 मिलियन अमाउंट का ही लेंगे ना। हाँ जी, एक मैसेज मिला कि सर 11 महीने कैसे आए। देखें, आपका साल है 17/12 से लेकर 30 जून 13 तक। लोन इससे पहले अवेलेबल था और लोन पे भी इसके बाद हुआ। इसका मतलब है कि आपके जो इंटरेस्ट आएगा वो पूरे 12 महीनों का आना चाहिए। मार्च का महीना सस्पेंशन पीरियड, मार्च का महीना सस्पेंशन पीरियड। बात समझ लगी? चले जी, अब आ जाते हैं, लेस कर देंगे इसमें से टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, उसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। जी जनाब, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम पे आ जाएं। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज मिल रहा है कि सर 31 दिसंबर 2013 को पे कर रहे हैं, तो क्या इसको कंसीडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमारा ईयर एंड 30 जून 2013 है। क्या है? 30 जून 2013। तो ये 30 जून 2013 के बाद पे होगा, तो इसलिए पहले हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अगर 30 जून 2014 तक वर्किंग करते तो फिर इसको कंसीडर करते।
बात समझ लगी कि अगर हम साल के एंड पे जाते तो साल का एंड के बाद की वो पेमेंट हुई है तो फिर तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है कंसीडर करने की। हाँ जी, डेट हमारे पास है, पेमेंट है, रिमेनिंग लोन आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डेट हम स्टार्ट करेंगे 1/7/12 से, क्योंकि हमारा 12 महीने यहां से शुरू हो रहे, तब हमारे पास अच्छा ये एक पेमेंट बिल्कुल एक स्टूडेंट ने सही कहा था कि ये हमारे पास एक्चुअली पेमेंट 25 मिलियन की पेमेंट हो चुकी है पहले, वो इसकी बात कर रहे थे, यानी 2013 से पहले, और वो किस में से हुई होगी, इस 30 मिलियन से। ठीक है, तो हमारे पास 1/7/12 को जो ऑलरेडी लोन पड़ा होगा वो ऑलरेडी 5 मिलियन पड़ा होगा, क्योंकि 30 में से 25 मिलियन तो पे हो गया, 25 मिलियन की अमाउंट यहां से आउट हो गई। हमारे पास 5 मिलियन है, कितने मिलियन है, 5 मिलियन 17 को, हमें इन्वेस्टमेंट इनकम 5 मिलियन पे मिलेगी, लेकिन इंटरेस्ट 30 मिलियन पे देना पड़ेगा, क्योंकि हमने लोन तो रीपे नहीं किया ना। 5 मिलियन के ऊपर हम कितना रेट अप्लाई करेंगे, क्या रेट है इसका, 8%, मल्टीप्लाइड बाय अगली पेमेंट कब हुई। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये एग्रीमेंट 1 जुलाई 2013 में हो रहा है, 2012 में, तो पेमेंट जो है ये 30 अप्रैल को की है, तो ये तो रेलिवेंट नहीं होगी ना कंस्ट्रक्शन के लिए। नहीं, रेलिवेंट का मेन ये चीज है, हमारा एक कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट होता है, एक कस्टमर के साथ एग्रीमेंट होता है, ठीक है, लेकिन हम उस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए हम उससे पहले ही फाइनेंसिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। लेकिन हम वैसे भी पेमेंट जो की है 30 मिलियन में से ही की होगी, स्पेसिफिक बोरोइंग से ही की होगी। ऐसा पॉसिबल होता है कि हम टाइम से पहले पेमेंट कर सकते हैं। तो ये 5 ओके सर। मिलियन हमारे पास अवेलेबल है 8% के हिसाब से, और अगली डेट तक, अगली पेमेंट की डेट है 31 जुलाई 2012। तो एक ही महीना बना 1 जुलाई से, 1/12, कितनी अमाउंट आ गई, 0.03, डन। उसके बाद हमारी पेमेंट है ज्यादा, मतलब हमारे पास 5 मिलियन पड़ा था, 5 मिलियन ही पे कर रहे हैं, मतलब अगली जो पेमेंट है 31 जुलाई को, वो 5 मिलियन हमारे पास बड़ी अमाउंट है और 5 मिलियन ही पे कर दिया, खत्म होगी बात। स्पेसिफिक बोरोइंग की तो कहानी खत्म होगी। जी जनाब, 0.03। सबसे अच्छी जो कहानी है ना वो है जनरल बोरोइंग। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है इसमें। जनरल बोरोइंग हम लेते हैं डेट, ये पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब जरा ध्यान से आए, क्योंकि हमारे पास पैसे आ भी रहे हैं, पे भी हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास 30 मिलियन पड़ा था, जिसमें 25 मिलियन ये पे हो गया और 5 मिलियन ये पे हो गया। अगला 40 मिलियन हमने पे किया है, किस डेट को, 31 जनवरी को। कहां से सर वो 30 मिलियन का लोन ही वापस कर रहे हैं स्पेसिफिक को।
दिसंबर में? दिसंबर में कहां पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक बोरोइंग वापस की है? यार वो 31 दिसंबर है, अल्लाह के बंदे, बार बार ये 31 दिसंबर 2013 है। हमने 30 जून तक रहना है, हमने 30 जून के बाद कुछ नहीं देखना, ठीक है? हमने 30 जून तक वर्किंग करनी है, उससे बाद नहीं कुछ देखना। चले जनाब, 40 मिलियन आपका जो 30 मिलियन है वो तो खत्म हो चुका है 31 जुलाई को, जो स्पेसिफिक बोरोइंग थी। 31 जनवरी को 30 मिलियन आप 40 मिलियन आप और पे कर रहे हो 31 जनवरी को। बताओ वो जनरल बोरोइंग से पे करोगे या कुछ और सोर्स है? जी सर जी 40 इक्विटी से कर देंगे। 25 मिलियन डाउन पेमेंट मिल गई और 1 जनवरी को 15 मिलियन एक इंस्टॉलमेंट भी मिल गई। आपके पास 40 मिलियन अवेलेबल था। जो आपने 40 मिलियन पे किया वो आपके पास 31 जनवरी से पहले पहले अवेलेबल था। इसका मतलब ये हुआ कि ये 40 मिलियन आपने इक्विटी फंड से पे कर दिया, ना इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह का कोई चक्कर नहीं होगा। गॉट इट? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। अब आ जाओ, अगली पेमेंट कर रहे हो 48 मिलियन 31 मई को। मुझे बताओ 48 मिलियन कैसे अरेंज करोगे? सर 18 इक्विटी से और गुड। 30 वैसे सर जनरल बोरिंग। ये आपके पास वो पैसे आ गए थे कलेक्शन से, और बाकी के जो पैसे आप पे करोगे वो करोगे जर्नल बोरोइंग से। यहां से अब 30 मिलियन हो रहा है जस्ट जर्नल बोरोइंग से, बस। ठीक है, तो 30 मिलियन को डेट क्या आएगी, किस डेट को पेमेंट हो रही है? 31 मई को। 31 मई 30 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 14% मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम आएगा? 2/12, सॉरी 1/12। 31 में है ना, 1/12। क्वेश्चन खत्म हो गया जनाब। इसका आंसर मुझे बता दें। 0.3 0.35 ऐड कर दो। 3.3 माइनस 0.03 प्लस 0.35। जी मेरे भाई 3.62 आंसर आ गया। ओके की बात। एक बात याद रखें, बोरिंग कॉस्ट बहुत अच्छा टॉपिक है, जस्ट थोड़ा सा देखना है कि पैसे आ जा कब रहे हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट का मैसेज मिले कि सर 30 के बारे में दोबारा बता दें। देखो भैया, ये हमारे पास 48 मिलियन हमने पे किया था 31 मई को, नजर आ रहा है ये? अब उसमें से 1 अप्रैल को ना पैसे हमारे पास 18 मिलियन आ गए थे, तो 48 में से 18 मिलियन हमारे अपने पास पैसे आ गए थे, बाकी बच गया था 30 मिलियन। वो हमने, ये जो हमारे पास स्पेसिफिक बोरोइंग अवेलेबल थी साल के शुरू में, उसमें से पे कर देंगे 30 मिलियन। ठीक है, अब मैं आपको कोशिश करता हूं कि अभी आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा इनके सबके, तो आप अपने बाकी क्वेश्चन भी वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई इश्यू आ गया तो फिर आप मुझसे कीजिएगा डिस्कस। ठीक है सर जी जी, ये टेम्पररी इन्वेस्टमेंट में 1 बाय 1 सवाल सर ये करें। जी जी, सर ये टेम्पररी इन्वेस्टमेंट में जो पहला हमने किया था उसमें आपने 1 महीना लिया है, सर 2 महीने नहीं बन रहे? टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट में आप कहते हो 2 महीने बन रहे हैं। अब देखें 17/2012 को लिया था, तो 17/2012 के बाद पेमेंट कर दिए 31 जुलाई को पेमेंट हो रही है।
1 जुलाई से साल शुरू हो रहा है, 31 जुलाई को अगली पेमेंट हो